विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट कितना देखेंगे? 7 हो गया, 6 हो गया, 7वां या 8वां होगा, ठीक। और प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग क्या देखते हैं? एक विशेष टॉपिक देखते हैं जो अपना मूल्यांकन भी करता है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जहाँ गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। यही सिलेक्शन रोक देता है और सिलेक्शन करवा देता है। तो पहले हम लोग जो है 65 क्वेश्चन इसको देखेंगे, इसके बाद उस टॉपिक को देखेंगे जो बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित है। तो पहला प्रश्न क्या है मित्रों? बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु डॉट 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 शब्द का प्रयोग किया जाता है। जातक, जन्म, बाल्यकाल या इनमें से कोई नहीं। किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जातक का, जन्म का या बाल्यकाल या इनमें से कोई नहीं, बताना है। प्रश्न संख्या 61 से हम लोग 60 देख चुके थे, ठीक। बताइए क्या हो जाएगा? जातक। क्या हो जाएगा मित्रों? जातक शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जातक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 62। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। बाघोर नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी या गंगा नदी। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है। बाघोर नदी। क्या है मित्रों? बाघोर नदी। क्या हो जाएगा? बाघोर नदी। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? विषय प्रधानता, रंग प्रधानता, पोत प्रधानता या अंतराल प्रधानता। प्रश्न संख्या 63। 63 पर आप लोग आइए। विषय प्रधानता। अजंता की चित्रकारी में किसकी प्रधानता है? विषय प्रधानता है मित्रों। किसकी प्रधानता है? विषय प्रधानता है। कहाँ क्या हो जाएगा? ये विकल्प सही हो जाएगा। अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? तैल चित्रण, जल रंग चित्रण, फ्रेस्को या वस्त्र चित्रण। अजंता गुफा चित्रों का माध्यम क्या है? 64 का आंसर करिए। फ्रेस्को चित्रण है। अजंता का क्या है? गुफा चित्रों का माध्यम फ्रेस्को माध्यम है। अगला प्रश्न, अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? विस्मय मुद्रा। कहाँ जा रहा है यार ये तो। क्या हो जाएगा? विस्मय मुद्रा, भूम स्पर्श, क्षेपण मुद्रा या बुद्ध श्रमण। बताइए क्या कह रहा है? अजंता के मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया है? 65 का आंसर करिए। क्या हो जाएगा? भूम स्पर्श मुद्रा। तो गलत जा रहा है। क्या हो जाएगा? भूम स्पर्श मुद्रा। क्या हो जाएगा मित्रों? भूम स्पर्श मुद्रा। मार विजय चित्र में बुद्ध को किस हस्त मुद्रा में दर्शाया गया? भूम स्पर्श मुद्रा में दर्शाया गया है। आगे चलें। अगला प्रश्न 66। अजंता की किस गुफा संख्या में माया का स्वप्न चित्र चित्रित है? अजंता की किस गुफा संख्या में माया का स्वप्न चित्र चित्रित है? गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 17 या गुफा संख्या 16। 66। 66 के क्या हो जाएगा मित्रों? गुफा संख्या 2, माया का स्वप्न। माया का स्वप्न कहाँ है? गुफा संख्या 2 में है। माया का स्वप्न कहाँ है? गुफा संख्या 2 में है। आगे चलिए। अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीक इनमें से कौन सी थी? अजंता के भित्ति चित्रण की तकनीक इनमें से कौन सी थी? वाश थी, आला प्राइमा, इम्पास्टो या टेम्परा। 67 का टेम्परा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परा।
अजंता के भित्ति चित्रण तकनीकी पूछ रहा है, किसका? अजंता का। अजंता में किसका भित्ति चित्रण की तकनीकी? क्या हो जाएगा? टेम्परा। अजंता भित्ति चित्रण की तकनीकी बराबर टेम्परा। अजंता भित्ति चित्रण की तकनीकी बराबर टेम्परा। अजंता भित्ति चित्रण की तकनीकी बराबर टेम्परा। आगे चलिए, अभी देख लीजिए, निम्नलिखित स्मारक का अग्रभाग किस स्थान को दर्शाता है? स्मारक का अग्रभाग किस स्थान को दर्शाता है? देख लीजिए, स्मारक का अग्रभाग किस स्थान को दर्शाता है, उसका आंसर आगे देखना है। 68 ये स्मारक देखना है आपको, क्या दर्शाता है, बताइए मित्रों। थोड़ा सा और ऊपर कर देना इसको, हाँ इसको दिखेगा तो आप लोग आंसर भी दिख जाएगा। कार्ले, एलिफेंटा, अजंता या एलोरा। फ्रंट भाग से आप किसको समझते, कौन सी गुफा है? 68 क्या है? अजंता। 68 अजंता क्या है मित्रों? अजंता हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में किस सतह पर अजंता की गुफा चित्रण नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से किस सतह पर अजंता गुफा का चित्रण नहीं हुआ है? छत पर नहीं हुआ है कि दीवार पर नहीं हुआ है कि जमीन पर नहीं हुआ है कि स्तंभ पर नहीं हुआ है? किस सतह पर अजंता की गुफा चित्रण नहीं हुआ है? 69 जमीन पर नहीं हुआ। किस पर मित्रों? जमीन पर नहीं हुआ, तो यही आंसर सही हो जाएगा, जमीन पर चित्रण नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, ये जमीन पर नहीं हुआ, ठीक, आंसर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली में, सतपुड़ा में, विंध्याचल में या नीलगिरी में? अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? 70 का आंसर बताना है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किसमें? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किसमें? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। किसमें स्थित है मित्रों? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अजंता की गुफाएं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अजंता की गुफाएं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आगे चलें, लाल लिली के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? बताना है। लाल लिली, याद करिए किस गुफा संबंधित है। लाल लिली कुमुद में के पुष्पों के ऊपर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ अंकित किया गया है? एक बगीचा है सुंदर, उसमें लाल लिली कुमुदनी का पुष्प है, उसके ऊपर युगल नृत्य कर रहे हैं। जोगीमारा में है, सित्तनवासल में है, बाघ में है या अजंता में है? 71 कहाँ है? जोगीमारा में है। जिसने जोगीमारा दिया उसका आंसर एकदम करेक्ट है। कहाँ दिया? जोगीमारा में। कहाँ है? जोगीमारा गुफा में है मित्रों। लाल लिली कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य करता हुआ कहाँ चित्रित है? जोगीमारा। लाल लिली युगल नृत्य, लाल लिली पुष्प युगल नृत्य करता हुआ, युगल नृत्य करता हुआ, दो दंपत्ति नृत्य करते हुए कहाँ है? जोगीमारा में है। लाल लिली कुमुदनी दंपत्ति नृत्य करते हुए कहाँ है? जोगीमारा में है। कहाँ है लाल लिली कुमुदनी का पुष्प और नृत्य करता युगल? जोगीमारा में है। याद तो हो जाना चाहिए यार, इतना रिपीट कर रहे हैं। चलिए, हिंदू द हिंदू टेम्पल की रचना क्या पूछ रहा है? डाट ने की, किसने की? द हिंदू टेम्पल की रचना किसने की? बताना है। यहाँ लिख दें किसने, हैं? किसने की? द हिंदू टेम्पल की रचना किसने की? ए के स्वामी ने,
या स्टेला कैमरिस ने, या हर्बर्ट रीड ने, या डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने। द हिंदू टेम्पल की रचना किसने की? 72। किसने की? स्टेला कैमरिस ने की। किसने की? द स्टेला कैमरिस ने की। द हिंदू टेम्पल बराबर स्टेला कैमरिस। द हिंदू टेम्पल बराबर स्टेला कैमरिस। अगला प्रश्न 73। वीर रस का अस्थाई भाव बताना है। वीर रस का अस्थाई भाव: क्रोध, भय, विस्मय, उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव बताना। 73 क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। वीर रस का अस्थाई भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। सब लोग लिखिए। लिखने से याद रहता है और काफी समय तक याद रहता है, ज्यादा टाइम तक याद रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। आगे चलिए। भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा? 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 कहाँ जा रहा है यार ये तो। भयजीत राजा का नाम नग्नजीत क्यों पड़ा बताना है। नग्न आत्माओं को हराने के लिए, या ब्रह्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्राह्मण पुत्र को जिंदा करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं बताना है। बहुत ही इजी प्रश्न है। नग्न आत्माओं को हराने के कारण इनका नाम नग्नजीत पड़ा। नग्न आत्माओं को हराने के लिए इनका नाम क्या पड़ा? नग्नजीत। किसको हराने के लिए? नग्न आत्माओं को हराने के लिए। अगला देखिए। रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है। रंगों का संयोजन ज्ञान क्या कराता है? रंगों के संयोजन का ज्ञान क्या कराता है? रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है कौन? सादृश्य, प्रभावशीलता, लावण्य योजना, या वर्णक्य भंग। कौन कराता है बताइए। सेवेंटी 75 कौन कराता? वर्णक्य भंग। रंगों के संयोजन का ज्ञान कौन कराता? वर्णक्य भंग। रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है वर्णक्य भंग। रंगों के संयोजन का ज्ञान कौन कराता है? वर्णक्य भंग कराता है। आगे चलें। पटना स्कूल का चित्र बताना है। बरसात, खिलाड़ी, फिरका, क्या हो जाएगा? पटना स्कूल का चित्र इनमें से कौन है? बरसात है, खिलाड़ी है, फिरका है, या भिछड़ी है? 76 का आंसर बताना है। तो फिरका हो जाएगा। पटना स्कूल का चित्र क्या है? फिरका है। क्या है? फिरका है। अगला प्रश्न 77। काली घाट पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो पूरा आएगा ही नहीं यार, दिख नहीं रहा। हाँ, अब दिख रहा है ना। अब बताइए। काली घाट पेंटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा सही नहीं, अर्थात कौन सा कथन गलत है। पहले पढ़िए। यह काली मंदिर के आगंतुकों द्वारा ली गई स्मारिका है, या इसको देख लिए, या यह पूर्वी और पश्चिमी का मिश्रण है, या इसमें हिंदू देवी देवताओं और अन्य पौराणिक चित्रों का चित्रण है, या तेल पेंट को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया था। इन चारों में से कौन सा काली घाट पेंटिंग से संबंधित नहीं है कथन? 77 77 बताइए। 77 का बताइए मित्रों, क्या हो जाएगा? ये चीज कथन गलत है। कौन सा? तेल पेंट को एक माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया था, ऐसा नहीं था। यह कथन गलत है। बाकी सब सही है। तो जो गलत है उसी को तो पूछ रहा है, तो आंसर पे क्या लगाना? डी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न। रूपम नामक पत्रिका
रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना है, कब हुआ था? वर्ष 1920 में, या वर्ष 1925 में, या 1922 में, या 1919 में। रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताना या आरंभ 78 1919 में हुआ था। कब हुआ था? रूपम नामक पत्रिका का प्रकाशन 1919 में हुआ था। 1919 ईस्वी में 79 किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम राधा पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था? किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री उपाधि से अलंकृत किया गया था? एम एफ हुसैन, सुधीर रंजन खासगीर, जगदीश स्वामीनाथन, के वेंकटप्पा। कौन हो जाएगा? 79 सुधीर रंजन खासगीर को। बिल्कुल सही मित्रों। किसको दिया गया था? सुधीर रंजन खासगीर को दिया गया था। किसको दिया गया था? सुधीर रंजन खासगीर को दिया गया था। किसको दिया गया था मित्रों? सुधीर रंजन खासगीर को दिया गया था। आगे चलिए, किसको दिया गया था? सुधीर रंजन खासगीर को दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की तकनीकी है? तेल, वाश, एक्रेलिक, ड्राई पेस्टल। कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की तकनीकी है? निम्नलिखित में से कौन सी अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा निर्मित चित्र राधिका की तकनीकी है? 80 का बताना है आप लोगों को। वाश माध्यम, अब्दुल रहमान चुगताई राधिका चित्र किस माध्यम में है? वाश माध्यम में है। अब्दुल रहमान चुगताई का चित्र राधिका किस तकनीकी में है? वाश तकनीकी में है। अब्दुल रहमान चुगताई चित्र राधिका बराबर वाश तकनीकी। अब्दुल रहमान चुगताई राधिका चित्र बराबर वाश तकनीकी। अगला प्रश्न 81 इनमें से किस चित्रकार ने कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी? हुसैन किसने दी? या असित कुमार हलदार, या राम कुमार, या नंदलाल बोस। इनमें से किस चित्रकार ने कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा दी? 81 का बताना। बहुत ही इजी प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। नंदलाल बोस ने दी थी। किसने? नंदलाल बोस। कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा किसने दी? नंदलाल बोस ने दी। कला भवन शांति निकेतन में कला की शिक्षा किसने दी? नंदलाल बोस ने दिया था। किसने? नंदलाल बोस ने। आगे चलिए 82 कौन सा आ गया? 82 भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ? भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, या शैलोज मुखर्जी। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक, किसके निर्देशन हुआ? पांडुलिपि का अंकन भारतीय संविधान की बात कर रहा है, और नंदलाल बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? नंदलाल बोस। अगला प्रश्न 83 नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा है? दिनचर्या, कहानी, पौराणिक कथा, या कविता। 83 का बताना है। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्रों का विषय इनमें से कौन सा था? दिनचर्या था। विकल्प के अनुसार आम आदमी का था ना, सब चित्रण किया गया था। आम जनमानस का क्या था यार, शब्द निकल नहीं रहा, जो शाब्दिक शब्द होना चाहिए उसका। 84 कास्ट पैनल
पर टेम्परा चित्रण हो तो लेक्सिट तकनीक या लेसिट तकनीक। क्या है? लेसिट तकनीक किस कलाकार ने विकसित की थी? सुधीर खासगिर ने, या एम.आर. चुगताई ने, या असित कुमार हलदार ने, या नंदलाल बोस ने? किसने की थी लेसिट तकनीक का आविष्कार? असित कुमार हलदार ने। लेसिट तकनीक का आविष्कार किसने किया था? असित कुमार हलदार ने। लेसिट तकनीक का आविष्कार किसने किया था? असित कुमार हलदार ने। लेसिट तकनीक का आविष्कार किसने किया था? असित कुमार हलदार ने। आगे चलें। 85 निम्न में से कौन द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक हैं? पुस्तक का नाम पहले याद होना चाहिए। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन हैं? अवनींद्रनाथ टैगोर, E.B. हेब्बल, रविन्द्रनाथ टैगोर, या मुल्कराज आनंद? बताइए मित्रों। 85 का आंसर बताइए। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या इसके बाद भी आप लोगों को भूलेगा? परीक्षा हाल में तो नहीं भूलेगा, उसके बाद भूल जाएंगे, बात अलग है। क्यों? 86 पाइए। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, मंजीत बाबा ने, असित सेन ने? बताइए। भारत माता नामक चित्र का सृजन किसने किया? 86 अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। किसने किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। भारत माता बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला, अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव है? अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र में पहाड़ी और मुगल, पकड़िए, शब्द को पकड़ना है, पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव है? अशोक की रानी, यात्रा का अंत, या कृष्ण के जन्म में, या भारत यात्रा में? 87 पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव अवनींद्रनाथ के किस चित्र में है? यात्रा के अंत में है। अवनींद्रनाथ टैगोर के किस चित्र में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव है? यात्रा का अंत में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव है। यात्रा के अंत में किस शैली का प्रभाव है? यात्रा के अंत में मुगल शैली और पहाड़ी शैली का प्रभाव है। पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव यात्रा के अंत चित्र में है। यात्रा के अंत चित्र में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव है। यात्रा का अंत किसका चित्र है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। यात्रा का अंत किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। अगला 88 किसके द्वारा बंगाल शैली की कला को बढ़ावा और समर्थन प्रदान किया गया? यहाँ लिख दो, किसके द्वारा। किसके द्वारा बंगाल शैली की कला को बढ़ावा और समर्थन प्रदान किया गया? E.B. हेब्बल के द्वारा, J. म्यूर आल्ड के द्वारा, जूलिया स्टेन्स के द्वारा, अर्नेस्ट बकमास्टर के द्वारा? E.B. हेब्बल के द्वारा। किसके द्वारा? E.B. हेब्बल के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न दिख तो रहा होगा मेरे ख्याल से। वाष्प चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है? समझिए प्रश्न को। वाष्प चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया कौन सी है? घोटाई करना, रंग मिश्रण करना, टिंट लगाना, या वार्निश लगाना? 89 का आंसर बताना है।
वास्तु चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया टिंट लगाना होता है। क्या होता है? टिंट लगाना होता है। वास्तु चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया टिंट लगाना है। वास्तु चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया टिंट लगाना होता है। वास्तु चित्रण तकनीक में अंतिम प्रक्रिया क्या होता है? टिंट लगाना होता है। कुछ देखिए, अभी तक जो भी आप प्रैक्टिस सेट हल किए हैं उससे जब हट के प्रश्न आ रहा है तो इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और याद यही हो जावे। फिर आपको अगर परीक्षा से पहले 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो सो फार सो गुड। आइए, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात शब्द का क्या अर्थ है? 6 अंगों में अनुपात शब्द का क्या अर्थ है? ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, या भाव, संतुलन या सामंजस्य। अनुपात शब्द का अर्थ क्या है भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में? 90 क्या हो जाएगा? ठीक ठाक अनुपात। ठीक ठाक अनुपात, नाप तथा बनावट। अनुपात शब्द का क्या अर्थ है? ठीक ठाक अनुपात, नाप तथा बनावट। आगे चलिए। 91 कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? अग्नि पुराण में, ब्राह्मण पुराण में, विष्णु धर्मेंद्र पुराण में या गरुड़ पुराण में? प्रश्न फिर से पढ़िए। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? 91 का आंसर बताना है। ब्राह्मण पुराण में। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया? ब्राह्मण पुराण में। 92 विष्णु धर्मेंद्र पुराण के अनुसार श्रृंगार रस का वर्ण कौन सा है? विष्णु धर्मेंद्र पुराण के अनुसार श्रृंगार रस का वर्ण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? श्रृंगार रस का वर्ण क्या है? श्याम है, रक्त है, श्वेत है या पीत है? 92 का आंसर बताना है आप सभी को। श्याम है। श्रृंगार रस का वर्ण क्या है? श्याम है मित्रों। श्रृंगार रस का वर्ण क्या है? श्याम है। श्रृंगार रस का वर्ण क्या है? श्याम है। श्रृंगार रस का वर्ण क्या है? श्याम है। लिखिए आप लोग विकल्प में आंसर श्याम। ठीक, आगे चलिए। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? 93 पाइए। क्षेमेंद्र ने, अभिनव गुप्त ने, यशोधर पंडित ने या इनमें से कोई नहीं? कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? 93 यशोधर पंडित ने किया। किसने किया? यशोधर पंडित ने किया। कामसूत्र का अनुवाद किसने किया? यशोधर पंडित ने। 94 किस रस को, भावों को राजा भगवान कहा जाता है? रौद्र रस को, हास्य रस को, श्रृंगार रस को या शांति रस को? भावों का राजा किस रस को कहा जाता है? 94 भावों का राजा किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। भावों का राजा किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। अगला 95 भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? सूर्य से, कमल से, अग्नि से, अग्नि से। 95 किससे हुआ? सूर्य से हुआ। स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? सूर्य से विकसित हुआ। 96 वेदों में उल्लिखित शब्द श्री, अप्स, चारु, चित्त किसे पर्याय है? वेदों में उल्लिखित शब्द श्री, अप्स, चारु और चित्त किसका पर्याय है? ज्ञान का, सौंदर्य का या भाव का या अलंकरण का? 96 का आंसर करिए। सौंदर्य का है। किससे है? सौंदर्य से है। किसका पर्याय है? सौंदर्य का। वेदों में
उल्लिखित शब्द श्री, श्री, अप्स, चारु, चित्त किसके पर्याय हैं? सौंदर्य के पर्याय हैं। किसके पर्याय हैं? सौंदर्य के पर्याय हैं। आगे चलिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सिंधु का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सिंधु का हिस्सा नहीं है? रोपड़, लोथल, कालीघाट या कालीबंगा? सिंधु का हिस्सा नहीं है। 97 बहुत ही इजी प्रश्न है। कालीघाट नहीं है। बाकी सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं तीनों, ठीक। कालीघाट नहीं है। आगे चलिए, 98 कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? आइए देखिए चारों विकल्प। संस्कृति और आमतौर पर स्थिर थी, या घोड़ों की बल चढ़ाना प्रचलित था, गाय को पूज्य माना जाता था, वे पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन कौन सा है? 98 वे पशुपति की पूजा करते थे। क्या हो जाएगा? वे पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी के तट पर है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान धौलावीरा कौन सी नदी घाटी के पर है? मैंने सभी का जो है नदियों का बताया हूं, कौन सा कहाँ है, किस नदी के किनारे है। बताना धौलावीरा कहाँ है? सिंधु नदी के पास है, लूनी नदी के पास है, या भुगवा नदी के पास है, या रावी नदी के पास है? कहाँ है धौलावीरा? कहाँ स्थित है? लूनी नदी के पास स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? लूनी नदी के पास स्थित है। आगे चलिए। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त है? दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त है? रामगढ़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल? 100 पाइए, क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त है। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त है? मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त है। दुसाला ओढ़े योगी बराबर दुसाला ओढ़े योगी मूर्ति बराबर मोहनजोदड़ो। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति बराबर मोहनजोदड़ो। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति बराबर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई? मोहनजोदड़ो की नर्तकी किसकी? मोहनजोदड़ो की किस तकनीक में कास्ट की गई है? फाइबर ग्लास कास्टिंग, ढोकरा कास्टिंग, सीमेंट कास्टिंग या लुगदी कास्टिंग? 101 किसमें है? ढोकरा कास्टिंग में, सबको पता है। किसमें है? ढोकरा में है। अगला चलिए। सिंधु घाटी की सभ्यता की मोहरें जिसमें किसी योगी के सिर पर त्रिशूल है, उसके इर्द गिर्द पशुओं को दर्शाया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? पशुपति मुहर, कृष्ण मुहर, समन मुहर या योगी मुहर? फिर से पढ़िए प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर जिसमें किसी योगी के सिर पर त्रिशूल है और उसके इर्द गिर्द पशुओं को दर्शाया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? 102 पशुपति मुहर कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? पशुपति मुहर कहा जाता है, ठीक। अगला प्रश्न 103 सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कौन सा? महान स्नानागार कहाँ पाया गया? रोपड़ में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या हड़प्पा में? बताना है 103 का। मोहनजोदड़ो में पाया गया है। किसमें? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। किसमें पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक।
विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? विभाजित बालों के बीच महिलाओं द्वारा लाल रंग का सिंदूर लगाने की परंपरा, इन परंपराओं में से किसका योगदान है? हड़प्पा परंपरा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया। 104 क्या हो जाएगा? हड़प्पा परंपरा। विभाजित बालों में महिलाओं द्वारा जो लाल रंग का सिंदूर लगाया जाता है वो किस परंपरा से माना जाता है? हड़प्पा परंपरा से माना जाता है। 105 अनुरंकित रूप से आप क्या समझते हैं? अनुरंकित रूप से आप क्या समझते हैं? रूपांतरित रूप, यथार्थवादी रूप, प्रतीकात्मक रूप या सम्मित रूप? 105 का बताना है। अनुरंकित रूप से रूपांतरित रूप को समझते, अनुरंकित रूप को या रूप से रूपांतरित रूप को समझते हैं। अनुरंकित रूप से रूपांतरित रूप समझते हैं। ठीक। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परिप्रेक्ष्य, पोत, रेखा, रूप या रेखा? क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। 107 चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? संघर्ष, स्थिरता, अस्थायित्व या गति? चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? चक्राकार रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है। गति उत्पन्न करती है, गति का प्रभाव उत्पन्न करती है। 108 किसी कलाकृति में गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ को कौन सा तत्व संदर्भित करता है? 108 किसी कलाकृति में गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ को कौन सा तत्व संदर्भित करता है? रंग, आकार, स्पेस, रेखा? 108 108 रेखा। किसी कलाकृति में गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ को कौन सा तत्व संदर्भित करता है? रेखा संदर्भित करता है। क्या करता है? रेखा संदर्भित करता है। 108 का तो रेखा होना चाहिए। हाँ। किसी कलाकृति में गतिमान बिंदु द्वारा बनाए गए पथ को कौन सा तत्व संदर्भित करता है? रेखा। 109 निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है? गुलाबी, नीला, हरा, सफेद? नीला प्राथमिक रंग है। आगे चलिए। जो रंग शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, निराशा और दूरी दर्शाता है, कौन सा रंग है? हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग या सफेद रंग? राजस्व पकड़ लीजिए एक शब्द। अब इसके बाद बताइए आंसर क्या हो जाएगा? नीला रंग। क्या हो जाएगा? नीला रंग। 111 काले व सफेद रंग को माना जाता है गर्म रंग, द्वितीयक रंग, अवर्णीय रंग अथवा शून्य वर्ण या प्राथमिक रंग? 111 काले व सफेद रंग को अवर्णीय रंग माना जाता है। क्या माना जाता है? अवर्णीय रंग माना जाता है काले सफेद को। क्या माना जाता है मित्रों? अवर्णीय रंग माना जाता है। लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा वर्ण बनता है? लाल और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? लाल और नीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है? भूरा, संतरी, हरा या बैंगनी? बताइए। 112 बहुत ही इजी प्रश्न है। लाल नीला मिला देने से बैंगनी हो जाता है।
लाल और नीला मिला देने से क्या हो जाता है? बैगनी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी रंग है? जल रंग, पोस्टर रंग, तेल रंग, ड्राई पेस्टल। ये सब तो एकदम जबान पे होना चाहिए, जल रंग। अगला, कौन सा ट्रायड कलर स्कीम का उदाहरण है? कुछ तो यहाँ पढ़ लीजिए पहले। ट्रायड कलर स्कीम का उदाहरण कौन सा है? ट्रायड कलर स्कीम का कौन सा उदाहरण है? पीला, पीला, नारंगी, लाल, ये है, या पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, या नीला, हरा, ये है। आगे चलिए। या नीला, पीला, हरा, या नीला, नारंगी, नीला, नीला, हरा। बताना 114 का, 114 का क्या हो जाएगा? आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। 114 कौन सा ट्रायड कलर स्कीम का उदाहरण है? आंसर इसी दोनों में दे दीजिए। 114 क्या हो जाएगा? ट्रायड कलर पूछ रहा है, ट्रायड कलर स्कीम, पीला, नारंगी, लाल, ना बैगनी और नीला, हरा। ठीक है, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, नीला, हरा, ये ट्रायड कलर स्कीम के उदाहरण हैं। आगे चलिए। 115 पे आ जाइए आप सभी लोग। किस पे? 115 पे। अग्रगामी रंग कौन सा है? अग्रगामी रंग कौन सा है? नीला, बैगनी, हरा या लाल? अग्रगामी रंग कौन सा? लाल हो जाएगा। 116 इनमें से कौन सी कला दुविधा वाली है? द्विविधा वाली है, द्विविधा वाली है। मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला या मृৎशिल्प कला? 116 पाइए। 116 का क्या हो जाएगा? चित्रकला। चित्रकला द्विविधा या दो आयामी, मुझे तो लगता है ये दो आयामी से ही पूछ रहा है तात्पर्य। हाँ, दो विधा। मूर्तिकला त्रिआयामी है, वास्तुशिल्प भी हो गया, तो चित्रकला दो आयामी है, तो आयाम से ही संबंधित पूछ रहा है। ठीक। किसके अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं? किसके अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं? किसके? राजा रवि वर्मा के चित्र किसके नाटकीय हैं? राजा रवि वर्मा। किसके अनुसार? स्टेला कैम्ब्रिज, ए.बी. हैब्बल, आनंद कुमार स्वामी, या इनमें से कोई नहीं। 117 पे आ जाइए। क्या हो जाएगा? आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं। किसके अनुसार? आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं। आनंद कुमार स्वामी के अनुसार राजा रवि वर्मा के चित्र नाटकीय हैं। 11वां, राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस भाव को निरूपित किया गया? राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस भाव को निरूपित किया? ईसाई धर्म के भाव, इस्लाम धर्म के भाव, दैनिक भारतीय जीवन, भारत की पौराणिक कथाएं। राजा रवि वर्मा के चित्रों में भारत की पौराणिक कथाओं को निरूपित किया गया है, भाव निरूपित किया गया है। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में भारत की पौराणिक कथाओं के भाव को निरूपित किया है। राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में भारत की पौराणिक कथाओं के भाव को निरूपित किया है। राजा रवि वर्मा ने क्या किया है? अब आप मन में एक बार बोलिए, आगे हम चलते हैं। ब्रिटिश अकादमी कला की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग, ओलियोग्राफ के एक बड़ा समूह किसने बनाया? ब्रिटिश अकादमी 119 पे आइए। ब्रिटिश अकादमी परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ के एक बड़ा समूह किसने बनाया?
बताना है। आनंद कुमार स्वामी ने, ईबी हबल ने, राजा रवि वर्मा ने, इनमें से कोई नहीं। किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न, कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष में खोजा? कनिंघम ने हड़प्पा टीला किस वर्ष खोजा? 1888, 1878, 1868, 1870। कनिंघम ने हड़प्पा टीला को किस वर्ष खोजा? 120। 1878 में खोजा था। कब? 1878 में। कनिंघम ने कब खोजा था? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। जितनी बार लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा कहाँ जा रहा है। ठीक। 21वां, 121, हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का क्या साइज है? 121 पाइए। हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का साइज पूछ रहा है। पहला क्या है? 5.3 सेंटीमीटर गुणे 10.5 गुणे 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर या 2.5। बी क्या कहता है? 9.2 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर। सी क्या कह रहा? 18 सेंटीमीटर या 9.2 नहीं 18 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 28 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। तो मानव धड़ जो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ उसका साइज बताना है। 121 क्या है? साइज क्या है मित्रों? 9.2 सेंटीमीटर इंटू 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। देख लीजिए लंबाई कितना था हड़प्पा स्थल से प्राप्त मानव धड़ का? 9.2 सेंटीमीटर। चौड़ाई 5.8 सेंटीमीटर। ऊंचाई 3 सेंटीमीटर था। देख लीजिए। ठीक, आगे चले। 4 प्रश्न और है, इसके बाद एक विशेष टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गई हैं? किस तकनीक से ढाली गई हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की कांसे की मूर्तियां, किसकी? कांसे की मूर्तियां किस तकनीक से ढाली गई हैं? रेत के द्वारा, मोम निकालकर खंडों में ढलाई करके या फाइबर में ढलाई करके? 122 पे आ जाइए। मोम निकालकर बनाने की विधि से। आगे चलिए। निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला एक मिनट छोटा हो गया यार। निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? दीवारों, मूर्तियों के, मिट्टी के बर्तनों के, मोहरों के। प्रश्न फिर से पढ़िए। 123वां, निम्नलिखित में से अधिकांशतः किस कला स्वरूप में सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र पाए जाते हैं? दीवारों के रूप में, मूर्तियों के रूप में, मिट्टी के बर्तनों के रूप में या मोहरों के रूप में? 123। क्या हो जाएगा? मिट्टी के बर्तनों के रूप में पाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तनों के रूप में पाए जाते हैं। 124, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का केंद्र है? लोथल, हड़प्पा, आहड़, धौलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का कौन सा केंद्र है? 124, आहड़। राजस्थान का कौन सा केंद्र है? आहड़ है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का केंद्र कौन सा? आहड़ है। कौन सा है? आहड़ है। आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किसके बने होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के मकान किसके बने होते थे? किसके बने होते थे? ईंटों के, लकड़ी से, पत्थर से या बांस से? 125वां, किससे बने होते थे? ईंटों से बने होते थे मित्रों। अब आप लोग 2-4 सेकंड टाइम दीजिए। आप लोगों को कुछ जो विशेष टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं
उसकी चर्चा कर लीजिए। हम लोगों ने क्या देखा था कल वाले क्लास में? चश्म और चेहरा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रसिद्ध देवी देवताओं, नहीं चलिए, नहीं इसको तो आप लोग याद किए होंगे। प्रमुख स्वर्ण काल हम चर्चा करते हैं। प्रमुख स्वर्ण काल पे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रमुख स्वर्ण काल किसकी चर्चा कर लें? चलो प्रमुख स्वर्ण काल की चर्चा कर लें। रुको यार, जरा कलर देखें कौन सा मजेदार आएगा। कौन सा आएगा? वाइट तो आएगा नहीं, कुछ तो कुछ नहीं आएगा। इसको करें और इधर आए। प्रमुख स्वर्ण काल की चर्चा करते हैं। किसकी? प्रमुख स्वर्ण काल। ठीक, किस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे? प्रमुख स्वर्ण काल। प्रश्न हम करेंगे, उत्तर आप देंगे, नहीं दे पाएंगे तो फिर हम बताएंगे, फिर आपको लिखना है। अब बताना है भारतीय कला का स्वर्ण काल बताना है आपको। भारतीय कला का स्वर्ण काल क्या बताना है? भारतीय कला का स्वर्ण काल। भारतीय कला का स्वर्ण काल बताना। ठीक, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भारतीय कला का स्वर्ण काल बताना है आंसर आपको सभी को। दूसरा क्या है? भारतीय कला का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भारतीय कला का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भारतीय कला का भारतीय कला का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भारतीय कला का दूसरा स्वर्ण काल, कला का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? काल किसे कहा जाता है? आंसर बताइए मित्रों, पता सबको होना चाहिए। भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। किसे कहा जाता है मित्रों? गुप्त काल को। किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। ठीक, और भारतीय कला का दूसरा स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? मुगल कला को। किसे कहा जाता है? मुगल कला को। किसे कहा जाता है? मुगल कला को कहा जाता है। बताइए। नव मित्रों, मुगल कला का स्वर्ण काल क्या है? मुगल कला का स्वर्ण काल। उसके आगे क्या है? मुगल संगीत। क्या है? मुगल संगीत। मुगल संगीत कला का स्वर्ण काल। अगला और क्या है? मुगल साहित्य कला का स्वर्ण काल। फिर अगला क्या है? मुगल काल का स्वर्ण काल। यह कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। मुगल कला का स्वर्ण काल, मुगल संगीत कला का स्वर्ण काल, मुगल साहित्य कला का स्वर्ण काल, मुगल काल का स्वर्ण काल। अब देखिए दोनों एक ऐसे है कि दोनों एक जैसे दिखते हैं। मुगल कला, ये देख रहे हो, मुगल कला का स्वर्ण काल और मुगल काल का स्वर्ण काल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन अंतर है। ये मुगल कला शब्द को केवल पकड़िए, ये मुगल काल एक नीचे जो है मुगल काल पूछ रहा है। ठीक, तो ऐसे ही प्रश्न जो है आपको भ्रमित करते हैं और एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिससे आपका 4 अंक नुकसान होता है। एक क्वेश्चन बराबर एक क्या है? एक क्वेश्चन बराबर 4 अंक होता है टीजीटी में। अब आप बताइए, एक क्वेश्चन गलत हो गया, 4 अंक गए, आप हजारों से बाहर हो गए। बताना है सभी, जिसको जिसको आ रहा है बताइए। मुगल कला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है?
बताइए। पहला, अकबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अकबर को। किसको कहा जाता है मित्रों? अकबर को। मुगल कला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? अकबर को। अब यही दूसरा देखिए, मुगल काल का स्वर्ण काल क्या हो गया? मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाता है। शाहजहां के समय को शाहजहां होना चाहिए। शाहजहां का काल हो जाएगा। ठीक, शाहजहां का काल। फिर से देखिए, मुगल कला का स्वर्ण काल अकबर, मुगल काल का स्वर्ण काल शाहजहां। अब मुगल संगीत कला का स्वर्ण काल बताइए। संगीत भी अकबर का है। क्या है? संगीत भी अकबर है। साहित्य भी अकबर का काल है। साहित्य का स्वर्ण काल बाकी सब अकबर का है। मुगल कला का स्वर्ण काल अकबर का, मुगल संगीत का अकबर का, मुगल साहित्य कला का स्वर्ण काल अकबर का। अब मुगल काल का स्वर्ण काल आ जाओ तो शाहजहां का हो जाएगा। आगे चले मित्रों। मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल बताना है। मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल बताइए, जिसको जिसको आ रहा है। मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल बताइए। मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल, स्थापत्य का स्वर्ण काल, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल, मुगल स्थापत्य का स्वर्ण काल बताइए किसका है? शाहजहां का है। बिल्कुल क्लियर है मित्रों। किसका है? शाहजहां। शाहजहां का काल। आगे चलें। दूसरा क्या है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल बताइए। मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल बताना है। जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। चित्रकला किसका हो जाएगा? जहांगीर का हो जाएगा। और क्या है मित्रों? भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी, भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी, भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी बताना है। भारतीय चित्रकला की, भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी। की हड्डी बताइए। इसका आंसर बताइए मित्रों। सभी लोगों को बताना है। मुगल काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुगल काल को कहा जाता है। मुगल काल किसको कहा जाता है? मुगल काल को कहा जाता है। भारतीय चित्रकला की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? मुगल काल को कहा जाता है। मेवाड़ कला का स्वर्ण काल बताइए। मेवाड़ कला का स्वर्ण काल बताइए। मेवाड़ कला का स्वर्ण काल। मेवाड़ कला का स्वर्ण काल। मेवाड़ कला का स्वर्ण काल बताइए। मेवाड़ कला का स्वर्ण काल बताना है। राणा कुंभा का काल क्या हो जाएगा मित्रों? राणा कुंभा का काल किसका है? राणा कुंभा का काल।
राणा कुंभा का काल। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? मेवाड़ की स्थापत्य काव्य संगीत का स्वर्णकाल। किसका? स्थापत्य, काव्य और संगीत तीनों का बताइए, स्वर्णकाल किसके समय था? मेवाड़ की स्थापत्य किस पे आप आएंगे? स्थापत्य पे आप आ जाइए। स्थापत्य, संगीत, स्थापत्य, काव्य, संगीत, क्रम से लिखो। स्थापत्य, काव्य और संगीत। किसके समय का स्वर्णकाल? मेवाड़ की स्थापत्य, काव्य, संगीत का स्वर्णकाल बताना है। किसके समय माना जाता है? किसके समय माना जाता है मित्रों? बताना है। किसके समय माना जाता है? राणा कुंभा के ही समय माना जाता है। राणा कुंभा के समय को माना जाता है। मेवाड़ की स्थापत्य, काव्य, संगीत का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? राणा कुंभा के काल को माना जाता है। मेवाड़ की चित्रकला, फिर अभी बच रहा ना एक, मेवाड़ की चित्रकला भी है। मेवाड़ की चित्रकला क्या होगा बताइए? मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल। 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 चित्रकला का स्वर्णकाल बताना है। चार पांच प्रश्न और है बस मित्रों। राजा जगत सिंह के समय, केवल मेवाड़ में चित्रकला का अगर स्वर्णकाल पूछे तो राजा जगत सिंह का, बाकी कुछ पूछे तो राणा कुंभा का ही काल था। मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल केवल जगत सिंह के समय था। किसके समय था मित्रों? जगत सिंह के समय। बाकी अगर कुछ भी आ जावे तो आप राणा कुंभा लगाएंगे तो सही होना ही होना है। चित्रकला किसके समय था? जगत सिंह के समय। किसके समय? जगत सिंह के समय। मेवाड़ की चित्रकला किसके समय था स्वर्णकाल? जगत सिंह के समय। जयपुर शैली का स्वर्णकाल बता दीजिए। जयपुर शैली का स्वर्णकाल, लगे हाथ बताते चलिए। जयपुर शैली का स्वर्णकाल। जयपुर शैली का स्वर्णकाल। जयपुर शैली का स्वर्णकाल जयपुर शैली का स्वर्णकाल बताना है। किसके समय माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के समय। किसके? सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई होना चाहिए। सवाई प्रताप सिंह के समय। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के समय माना जाता है। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के समय माना जाता है। जयपुर शैली का स्वर्णकाल सवाई प्रताप सिंह के समय माना जाता है। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल बताइए। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल बताना है। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल बताना है। का स्वर्णकाल बताना है। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल बताना है। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल बताना है। बताइए। राजा अनूप सिंह। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल
किसके समय माना जाता है? राजा अनूप सिंह के समय। राजा अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। राजा अनूप सिंह के समय बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। आगे चलें। बूंदी शैली का स्वर्णकाल बताइए। बूंदी शैली का स्वर्णकाल बताइए। जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में आंसर देते पहले दीजिए। जिसको ना आ रहा हो तुम देखने के बाद लिखिए। बूंदी शैली का स्वर्णकाल। बूंदी शैली का स्वर्णकाल। बूंदी शैली का स्वर्णकाल। किसको किसको पता है? आंसर फटाफट लिखिए। बूंदी शैली का स्वर्णकाल। कोटा शैली का स्वर्णकाल। कोटा शैली लगे हाथ ही बताइए। दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए एक साथ लिख दे रहा हूं। कोटा शैली का स्वर्णकाल जबकि दोनों एक ही हैं, लेकिन शब्द का अंतर आता है। हैं तो दोनों एक ही। कभी फुर्सत में क्लास पढ़ाएंगे, डिटेलिंग जब कभी करेंगे तो बताएंगे। बूंदी शैली जो एग्जाम में आता है, शैली का स्वर्णकाल जब आता है तो क्या सही करता है, और जब कोटा शैली का स्वर्णकाल आता है तब क्या सही करता है। बूंदी शैली जब आता है मित्रों तो राव उम्मेद सिंह लिख के आएगा सही। सही आंसर क्या मानता है? राव उम्मेद सिंह का स्वर्णकाल माना जाता है बूंदी शैली का। और यही जब कोटा शैली आ जाएगा तो राजा उम्मेद लिख के आता है आंसर, जो विकल्प सही माना है गया है। राव उम्मेद है उधर बूंदी, यहाँ राजा उम्मेद लिख के आएगा। जबकि दोनों एक ही हैं, लेकिन अब अंतर यही है। आपके जो बहुत विशेषज्ञ बैठते हैं ना आपके आयोग में, तो उन लोगों ने ये अंतर रखा है। जबकि दोनों एक ही हैं। इन सबको भांग खा के अध्ययन किए हैं। क्या किए हैं? राजा उम्मेद सिंह। राजा उम्मेद या उम्मेद लिख के आएगा। उम्मेद सिंह। ठीक है। बूंदी शैली का स्वर्णकाल राव उम्मेद सिंह। कोटा शैली का स्वर्णकाल राजा उम्मेद सिंह। अब आप बताइए किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सबको पता होगा। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल, या कोई ऐसा है जिसको ना पता हो? हाथ उठाइए। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल। शैली का स्वर्णकाल बताना है। ठीक। किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल राजा सामंत सिंह। कौन हो जाएगा? राजा सामंत सिंह। राजा सामंत सिंह। ठीक। कांगड़ा शैली लगे हाथ एक साथ कर दे रहे हैं, यहां भी कंफ्यूजन होता है। कांगड़ा बताइए। कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल किसके समय था? कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल बताना है। कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल क्या हो जाएगा? कांगड़ा का संसार चंद। कांगड़ा शैली क्या हो जाएगा मित्रों? संसार चंद हो जाएगा। कांगड़ा शैली क्या हो जाएगा? संसार चंद हो जाएगा। संसार चंद हो जाएगा।
कांगड़ा शैली स्वर्णकाल संसार चंद किशनगढ़ शैली स्वर्णकाल राजा सामंत सिंह के समय माना जाता है। और आगे चलें, कई और बचा है यार, 3 और बचा है। चलिए, कोटा शैली का हो गया, किशनगढ़ कोटा, कांगड़ा हो गया। बसौली शैली का स्वर्णकाल, बसौली शैली का स्वर्णकाल बताइए, सबको पता होना चाहिए। बसौली शैली का स्वर्णकाल, बसौली शैली का स्वर्णकाल, बसौली शैली का स्वर्णकाल, शैली का स्वर्णकाल, बसौली शैली का स्वर्णकाल, बसौली शैली का स्वर्णकाल। नूरपुर शैली का स्वर्णकाल बताना है। दूसरा क्या है? नूरपुर शैली का स्वर्णकाल, नूरपुर शैली का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल, नूरपुर शैली का स्वर्णकाल बताना है। ठीक, जिसको जिसको आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बसौली क्या हो जाएगा? कृपाल पाल। बसौली का कौन है? कृपाल पाल के समय। किसके समय? कृपाल पाल के समय, कृपाल पाल के समय। और नूरपुर स्वर्णकाल क्या है? नूरपुर को बताइए, राजा जगत सिंह के समय। किसके समय? राजा जगत सिंह के समय। नूरपुर का स्वर्णकाल राजा जगत सिंह के समय। ठीक, अब 2 और बचे हैं मित्रों। आप लोग एक जगह ना लिखी हो तो आप अपने कहीं नोट में, नोटबुक में बढ़िया से एक जगह उतार लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। भारतीय कांस्य मूर्ति कला का स्वर्णकाल, भारतीय कांस्य मूर्ति कला का स्वर्णकाल, भारतीय कांस्य मूर्ति कला का स्वर्णकाल बताना है। भारतीय कांस्य मूर्ति कला का स्वर्णकाल, भारतीय कांस्य मूर्ति कला का स्वर्णकाल बताना है। दूसरा है राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल बताना है। जिसको आ रहा कमेंट बॉक्स में आंसर करता चले। अंतिम प्रश्न, ठीक, आप लोगों का यह एमसीक्यू के साथ जो एक विशेष टॉपिक लेकर चल रहे हैं हम, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जहां से प्रश्न निश्चित रूप से आया ही आया है और आता है और आएगा प्रैक्टिस सेट के साथ। शायद बहुत ही अच्छा क्लास होना चाहिए। जो अभी तक लाइक ना किया हो लाइक कर लीजिए, जो सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए। आप लोग अपने यार मित्र फ्रेंड घर परिवार में जिसके पास भी मोबाइल हो बड़ी, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी से अनुरोध है। तो बताइए, भारतीय कांस्य मूर्ति कला का स्वर्णकाल चोल काल को माना जाता है। किसको? चोल काल को माना जाता है। भारतीय कांस्य मूर्ति कला का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? चोल काल को माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णकाल 17वीं 18वीं शताब्दी को माना जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी को माना जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी को माना जाता है। ठीक, तो क्लास कैसा लगा मित्रों? अच्छा लगा हो
तो जम के शेयर करिए, ठीक? और 1000 जैसे पूरा होता है सब्सक्राइब, हम आप लोगों के साथ फेस टू फेस आएँगे ना, होता है ना कि अभी तो अदृश्य के रूप में केवल वॉइस आप लोग मेरी सुन रहे हैं। फिर आप हमारा चेहरा देखेंगे, हम आपका तो नहीं देख पाएँगे, ठीक? बताइए चलें? तो आइए मेरे साथ बोलिए कि मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ मित्रों। तो इसी के साथ हम लोग जो है आज का क्लास जो है अल्प विराम देते हैं। पुनः कल हम ऐसे ही एमसीक्यू के साथ एक विशेष टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में आएँगे और जम के हम लोग रिवीजन करेंगे। अब की बल्लेबाजी सिक्सर लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों।